नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 नेटवर्क। और एक ऐसा इंटरव्यू जिस इंटरव्यू का पूरे देश को इंतजार है, एक ऐसा इंटरव्यू जिस इंटरव्यू में पता लगेगा कि आखिरकार कर्नाटक में बीजेपी के फिलहाल हालात कैसे हैं। और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट अमित शाह। अमित शाह जी, गुजरात चुनाव के बाद, एजेंडा गुजरात के बाद आपसे अब कर्नाटक मैसूर में मुलाकात हो रही है। तब आपने बोला था कि धड़ल्ले से बीजेपी की सरकार बनेगी गुजरात में, और बनी भी। और पिछले 5 महीनों में पानी काफी बह चुका है और उत्तर पश्चिम का किला भेदने के बाद आप दक्षिण में हैं। और मैंने आपके बारे में जब पढ़ा तो मुझे पता लगा कि आप 41,255 किलोमीटर की यात्रा कर्नाटक में कर चुके हैं, 28 जिलों को विजिट कर चुके हैं और करीब करीब 32 मंदिर और मठ जा चुके हैं। तो क्या माना जाए, अमित शाह के पास अब आकलन है कि दक्षिण का किला कर्नाटक वो भेद लेंगे? निश्चित रूप से यहां भारतीय जनता पार्टी की बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी से सरकार बनने जा रही है। नंबर दे पाएंगे अमित शाह जी इस इंटरव्यू के अंदर आप, क्योंकि आप हमेशा एक अपने लिए टारगेट सेट करते हैं? मैं आपको बताता हूं, हाफ वे मार्क से हम बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। कोई नंबर अगर आप अपने लिए सेट कर पाए हैं इस बार यहां पर? अभी मैंने तय नहीं किया है, मगर मैं इतना निश्चित रूप से बताना चाहता हूं कि एकदम मजबूत सरकार जो विगत के 2-3 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जीत की परंपरा बनाई, इसी प्रकार की सरकार यहां बनने जा रही है। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव के अंदर खास तौर पर मंदिर और मठ से भी पॉलिटिक्स हो रही है? क्योंकि हमने आपको भी देखा, विपक्षी में राहुल गांधी भी गए। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? नहीं, हम तो हर बार जाते हैं। तो राहुल गांधी जो जा रहे हैं उन पर आप क्या कहेंगे? उन पर मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम तो हर बार आशीर्वाद लेकर ही शुरुआत करते हैं। लिंगायत को अलग धर्म बनाने की बात हुई और कांग्रेस को लगता है कि उन्होंने ये मास्टर स्ट्रोक चला है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अभी कुछ मीडिया चैनल और आप जैसे जो जर्नलिस्ट इंटरव्यू लेते हैं, इसके अलावा किसी के मन में यहां सवाल ही नहीं है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करती लिंगायत? हमारा स्टैंड क्लियर ही है कि चुनाव के वक्त इस तरह के जातियों में और धर्म में बंटवारे की बातें नहीं करनी चाहिए। क्या आपको लगता नहीं कि चुनाव से पहले क्लियर करना चाहिए कि लिंगायत अलग धर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे भाई, 4.5 साल तक इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। जब चुनाव आया, परफॉर्मेंस के आधार पर लगा कि चारों ओर से घिर गए हैं, अब हारेंगे, तब जाकर इस तरह के सगुफे छोड़ने का प्रयास हुआ है। जनता इसको ठीक से जानती है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के ऊपर चल नहीं सकती थी, इसीलिए उन्होंने ये गेम खेली? देखिए, जहां तक कर्नाटक का सवाल है, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स पर चलने का उनका सवाल ही नहीं, उनकी मजबूरी है। क्योंकि 5 साल डेवलपमेंट के आधार पर सरकार चली ही नहीं। जिस राज्य में 3500 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर ले, जिस राज्य का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमरा जाए, बेंगलुरु जैसा शहर हैरिस जॉर्ज और रोशन बेग के हवाले कर दिया जाए, दिन दहाड़े रेस्टोरेंट में जाकर एमएलए का बच्चा किसी को मार दे, पुलिस रजिस्टर न करे, बच्चियों को उठाकर बलात्कार कर फेंक दिया जाए और जब कंप्लेंट करने पीटा जाए तो उसकी दुकान जला दी जाए, किस प्रकार से प्रदेश चला है? डेवलपमेंट का तो सवाल ही नहीं है। डेवलपमेंट के सारे पैरामीटर्स में कर्नाटक ऊंधे मुंह गिरा है। तो इसी हमारे 24 कार्यकर्ताओं की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और कुछ अरेस्ट नहीं होती, और उल्टा एसडीपीआई और पीएफआई से समर्थन लिया जाता है। लेकिन जब हम देखते हैं ओवरऑल, मैं कंट्री की सिचुएशन पे बाद में आऊंगा, लेकिन क्या आपको लगता है इस देश की पॉलिटिक्स को कास्ट के ऊपर खींचा जा रहा है दोबारा? क्योंकि पिछले कुछ महीनों के अंदर हमने बहुत सारी घटनाएं देखी। दोबारा खींचने का प्रयास हो रहा है, सफल नहीं होगा। यहां पर भी कांग्रेस की कास्ट पॉलिटिक्स परास्त होगी। क्यों आपको लगता है ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमने गुजरात में पटेल आरक्षण देखा, यहां लिंगायत देखा, चुनाव से ठीक पहले। आप एक बात समझ लीजिए कि कांग्रेस के पास डेवलपमेंट का एजेंडा कब का खत्म हो चुका है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनने लगी, जब से नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में मुख्यमंत्री पद संभाला,
भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को चुनावी एजेंडा बनाने का प्रयास किया 2014 और उसके बाद में हमारी 11 सरकारें बनी, 14 सरकारें बनी, 11 नई बनी। तो इस सब जगह पे पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर वोटिंग हुई, भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई। तो कांग्रेस ने हर जगह पे जातियों के बीच में तनाव करने का प्रयास किया है और ठीक है वो प्रयास कर रहे हैं मगर सफल नहीं होते, अब एक्सपोज भी होने लगे। जी, क्या आपको लगता है कर्नाटक चुनाव को हिंदू मुसलमान की तरफ धकेला जा रहा है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही कि कर्नाटक को जिहादियों की शरणस्थली हम नहीं बनने देंगे, और दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद। आप जिहादी शब्द से क्यों हिंदू मुसलमान सोचते हो? कांग्रेस कह रही है कि आप लोग इस चुनाव को अरे भैया, जिहादी तत्वों को यहां आगे न बढ़ देना, तो कांग्रेस क्या चाहती है? आगे बढ़ाना चाहिए। किसी भी राज्य में जिहादी तत्व आगे नहीं बढ़ने चाहिए। अंतिमवाद, आतंकवाद किसी भी राज्य में नहीं बढ़ना चाहिए। गुलाम नबी आजाद, जिसकी शिकायत बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन में भी करी कि गुलाम नबी आजाद मुसलमानों को एकजुट होकर कांग्रेस को वोट देने के लिए कह रहे हैं। देखिए, ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन को हमने दिया है, इलेक्शन कमीशन उसका संज्ञान लेकर क्या करेगा हमें मालूम नहीं, परंतु कांग्रेस ने परंपरागत रूप से उनकी इलेक्शन स्ट्रेटेजी रही है। क्या आपको लगता है कि एक पोलराइज करने की कोशिश है दोनों तरफ से? आप पे भी आरोप लग रहे हैं उस तरह से? नहीं, हमने क्या पोलराइज किया जरा बताइए। क्योंकि एक कर्नाटक बीजेपी का ट्वीट भी था, क्या? उसके बाद हमने देखा योगी आदित्यनाथ का, मैंने आपको बयान बताया। नहीं, मगर जिहादी तत्वों में के हाथ में कर्नाटक को नहीं पड़ने देना, इसमें कौमवादी क्या है, कम्युनल क्या है? ये लॉ, शुद्ध रूप से लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। क्यों आप बात को ट्विस्ट कर रहे हैं? जिहादी तत्वों के हाथ में कर्नाटक को न पड़ने देना, इसमें कम्युनल क्या है? कम्युनल क्या है इसमें? आप कह रहे हैं कि बीजेपी को पोलराइज करने की कोशिश नहीं कर रही? नहीं, अब मैं तो आपको पूछ रहा हूं, अगर किसी ने इक्का दुक्का करी होती तो आप बताइए मुझे। आप मुझे पूछ रहे तो कुछ स्टडी भी तो किया। योगी के एग्जांपल बताया, योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट को तो मैं पूछता हूं ना, इसमें कम्युनल क्या है, जरा मुझे समझाइए ना। मेरा ज्ञान अल्प है इस बात में, तो आप थोड़ी वृद्धि करा। जब आप जिहादी की बात करते हैं तो विपक्ष को लगता है कि आप एक धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं। जरा भी नहीं, धर्म के आधार पर अंतिमवाद करना ये ठीक नहीं। और हमारे 14 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, इनके माथे पर जू नहीं रेंगती। क्या समझते हैं डेमोक्रेसी में इस तरह से शासन चलेगा और जनता उसको देखती रहेगी? क्यों रोशन बेग पर स्टेप नहीं उठाए जाते? क्यों जॉर्ज पर स्टेप नहीं उठाए जाए? क्यों हैरिस पर स्टेप नहीं उठाए जाए? हमें मालूम नहीं है। ये वोट बैंक कंसोलिडेशन का काम है। PF5 पे भी कर्नाटक सरकार कोई कार्रवाई नहीं करी है। SDPI ने उनका समर्थन कर दिया, अपने प्रत्याशी विड्रॉ कर दिए और सिद्धरामैया जी उसका स्वागत भी करते हैं। सेंटर कोई कदम नहीं उठा सकता था PF5 को काबू करने के लिए? देखिए, PF5 का जो कार्यक्षेत्र है वो केरल और कर्नाटक है, दोनों जगह हमारी सरकारें नहीं है। सिर्फ IWAS के लिए केरल ने एक दरखास्त भेजी है बैन करने की, मगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बहुत वीक है। कर्नाटक में हमारी सरकार बन जाने दीजिए, डिटेल स्टडी कर तुरंत ही कर्नाटक सरकार PF5 पर बैन लगाने के लिए भारत सरकार को दरख्वास्त भेजेगी। अब मैं आता हूं एक उस मुद्दे के ऊपर। कर्नाटक चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है, प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात करी और आपने आज एक ट्वीट करा जिसमें आपने बोला कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जैसे पाकिस्तान की सरकार टीपू सुल्तान को याद कर रही है, कांग्रेस टीपू सुल्तान की जयंती बनाती है और मणिशंकर अय्यर जो हैं वो जिन्ना को एडमायर करते हैं, उनको कायदे आजम कहते हैं। देखिए, पाकिस्तान की एंट्री कर्नाटक चुनाव में क्यों हुई? दो बात मैंने तो सिर्फ ट्वीट में, और ये कर्नाटक चुनाव के लिए नहीं किया है जी, मैंने देश की जनता के सामने मेरा विचार रखने के लिए कहा है, जो मेरा अधिकार है। मैंने इतना ही कहा है कि एक और कांग्रेस टीपू सुल्तान की जयंती मना रही है और अब इतने सालों के बाद कर्नाटक चुनाव के वक्त पर, एंड वक्त पर पाकिस्तान को भी टीपू याद आ रहा है। ये दोनों के बीच में विचारों की समानता को मैंने उजागर किया है और कुछ नहीं किया है। आपको क्यों लगता है ये समानता क्यों है जो आपने ट्वीट करा? देखिए, कर्नाटक सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध राज्य है। यहां सर विश्वेश्वरैया रहे, राष्ट्रकवि कुवेंपु हुए,
कैंपागोड़ा रहे, इतने सारे लोगों ने कर्नाटक की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है। उसमें से किसी की जयंती मनाने का कांग्रेस को याद नहीं आता, टीपू सुल्तान का याद आता। कित्तूर की रानी की मनाते, मदकारी नायक की जयंती मनाते, जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए, मगर ये जयंतियां नहीं मनाई आपको लगता है टीपू सुल्तान की जयंती से कांग्रेस ने पोलराइज करने की शुरू से कोशिश करी चुनाव को? वोट बैंक एपीसमेंट के लिए ही टीपू सुल्तान की जयंती मनाई गई। उनको मालूम है कि टीपू सुल्तान के लिए एक अलग प्रकार का विचार कर्नाटक से लेकर गोवा तक की जनता में पड़ा हुआ है। दूसरी चीज, जो प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करा, तो पाकिस्तान की तो एंट्री हुई एक बार फिर। पाकिस्तान की एंट्री कहां हुई? उन्होंने हमारे सेना के जवानों की वीरता की बात करी और भारत की फर्म पॉलिसी की बात करी है, भारत की निश्चल फर्म रक्षा नीति की बात करी है। तो क्या हम हमारी सरकार की रक्षा नीति की बात चुनाव में नहीं कर सकते? और यह भी दोबारा याद दिलाया कि कांग्रेस सबूत मांग चुकी है सर्जिकल स्ट्राइक तो का। स्वाभाविक रूप से मांगा है, तो पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। जब तक कांग्रेस पार्टी रहेगी जवाब देने पड़ेंगे। जी चलिए, मैं अब आगे बढ़ता हूं। कर्नाटक में एक नई जंग है नामदार वर्सेस कामदार की, इस पर आप क्या टिप्पणी करते हैं? कर्नाटक की जंग नहीं है, देश की जंग है। प्रधानमंत्री जी ने देश की दो राजनीतिक दलों के चरित्र को उजागर करने के लिए ये दो उदाहरण दिए। तो क्या आपको लगता है कि आप राहुल गांधी को कम करके आंक रहे हैं इस चुनाव के अंदर? हम किसी से कम कर नहीं आंकते भाई, हमारा प्रचार मुस्तैदी से कर रहे हैं। तो 15 मिनट के चैलेंज पर आप क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री ने तो कह दिया। प्रधानमंत्री ने जो कहा वो ठीक ही है भाई, इसमें मुझे क्या कहना है। प्रधानमंत्री मोदी की रैली आपने 15 से बढ़ा के 21 कर दी है, इसका कारण क्या है? अभी 21 फाइनल नहीं है, चलो बस। कितनी हो सकती है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, मेरी पार्टी का अंतर्गत मामला है भाई। जो डिमांड आती है इसके हिसाब से फाइनल करें। आप लोग खामखा क्यों कूद पड़े? नहीं, हम नहीं कूद रहे। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी घबरा रही है इसलिए प्रधानमंत्री की रैली बढ़ा रही है। कांग्रेस ऐसा कर कह रही है, वो प्रधानमंत्री से उनकी घबराहट दिखाता है। राहुल गांधी ने हाल ही में अपनी एक रैली में बोला कि पूरे मेरा अपमान होता है और अब कर्नाटक के अंदर गब्बर, सांभा और कालिया भी आ गए हैं। क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लग रहा है कि ऐसी अच्छी टिप्पणियों पर रिएक्शन नहीं देता जी। मैं बढ़ता हूं आगे। ओपिनियन पोल हुए हैं कुछ, उसके अंदर कुछ ओपिनियन पोल ने कांग्रेस को आगे दिखाया है, कुछ और अधिकतर ने त्रिशंकु विधानसभा पर इशारा किया है, और कुछ ओपिनियन पोल ने बीजेपी को भी अब आगे दिखाया। अभी लेटेस्ट ओपिनियन पोल ने बीजेपी को आगे दिखाया। ये ओपिनियन पोल की भारतीय जनता पार्टी जब से जीतने लगी है तब का इतिहास उठाकर ले लो जी। पहला ओपिनियन पोल हमारे खिलाफ आता है, दूसरे में इक्वल करते हैं, तीसरे में एज बताते हैं, एज और हंग बताते हैं, और एग्जिट पोल हमें जिता देता है और बाद में चुनाव भी हम जीत जाते हैं। मैं एक बार फिर आपसे पूछूंगा, आपका अपना आंकड़ा क्या है अभी फिलहाल? आंकड़ा मैं नहीं बताऊंगा, हम बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से प्रचंड बहुमत के साथ यहां सरकार बना। क्या बीजेपी का देवेगौड़ा जी की तरफ एक सॉफ्ट हैंड है? नहीं, सॉफ्ट हैंड होने का सवाल ही नहीं है हमारा। हम देखिए, ये अटकल इससे लगी क्योंकि जब से प्रधानमंत्री ने थोड़ी तारीफ करी है देवेगौड़ा की। नहीं, तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं है। देवेगौड़ा जी इस देश के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ है। किसी की प्रशंसा करने से कोई चुनावी मैदान में थोड़ी ना समर्थन की बात आती है। अगर जरूरत पड़ी तो द्वार खुले हुए हैं? कोई जरूरत पड़ी ही नहीं, पड़ने ही वाली नहीं। हमारा स्पष्ट बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है। भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में खूब नूरा कुश्ती हो रही है। एक आरोप लग रहा है। नूरा कुश्ती नहीं है भैया, हम गंभीरता से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। नूरा कुश्ती शब्द प्रयोग बरोबर नहीं है। पर एक तरफ रेड्डी ब्रदर्स भी हैं, उस पर काफी सारे आरोप। हमारे दो प्रत्याशी हैं, इनके खिलाफ क्या आरोप है? आपके रिसर्च में कुछ हो तो बताओ जरा। नहीं, इनके खिलाफ आरोप नहीं है, लेकिन इनके परिवारों के खिलाफ आरोप। उनके परिवार, तीनों ब्रदर वयस्क है, तीनों भाई वयस्क है और अलग रहते हैं। 50, 60, 80, 100, 200 किलोमीटर दूर रहते हैं। वंशवाद के ऊपर बीजेपी बहुत बोलती है और बीजेपी कहती है कि वंशवाद के हम बिल्कुल खिलाफ हैं, लेकिन हमने अपनी रिसर्च में पाया कि रेड्डी और श्रीमालू के परिवार, फैमिली और फ्रेंड्स को भी कई टिकट्स मिले हैं। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वंशवाद का मतलब है कि एक मुख्यमंत्री होता है तो उसका बेटा मुख्यमंत्री होता है, एक
राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है तो उसका बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। 4-4 पीढ़ियों तक पार्टियों का नेतृत्व एक ही व्यक्ति करते हैं, फैमिली पार्टियां बन जाती है। कोई नेता का बेटा, भाई या बहन अपने परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव लड़े, इसको वंशवाद नहीं कहते जी। आप कहते हैं ये वंशवाद नहीं है, जो कांग्रेस में है वो वंशवाद है। इसलिए है, मैं आपको बताता हूं कि जवाहरलाल नेहरू, बाद में थोड़े गैप के बाद इंदिरा जी, गैप वगर राजीव गांधी, गैप वगर थोड़े 1-2 साल के गैप के बाद सोनिया गांधी, अब बाद में राहुल गांधी। इसको आप क्या कहते हैं, मुझे जरा समझाइए। और आप कहते हैं राहुल गांधी के बाद फिर कोई और गांधी आएंगे? वो है तो आएगा जी। चलिए, मैं उसमें कोई कांग्रेस जनों को ऐतराज भी नहीं है। मैं बढ़ता हूं आगे। हाल ही में दलितों का SC/ST एक्ट को लेकर बड़ा प्रदर्शन हुआ और राहुल गांधी ने एक ऐसी बात बोली जिसके ऊपर आपका ट्वीट आया, SC/ST एक्ट रद्द हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। क्या आपको लगता है इस देश के दलितों को उकसाने की कोशिश है? न सिर्फ दलितों को और बाकी सब जातियों को उकसाने का प्रयास हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि एजेंडा जो सेट हो रहा है उनके अनुकूल नहीं है। देश में विकास का एजेंडा मोदी जी सेट कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के अनुकूल एजेंडा नहीं है। उनको आदत पड़ी है कि जातिवाद की राजनीति करना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, और इस दिशा में ले जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इतनी अफवाहें फैलाई जाती हैं कि रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं स्पष्ट किया, पार्लियामेंट के फ्लोर पर किया, आम सभाओं पर किया, लाखों की जनमेदनी के सामने किया जी। मैंने कई बार स्पष्ट किया, मैंने कहा है कि रिजर्वेशन को हम समाप्त करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। कोई और करना चाहता है तो भी हम करने नहीं देंगे। अब फिर भी अफवाह फैलाई जाती है। क्यों आपको लग रहा है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है? क्या 2019 के चुनाव की तैयारी कर रहा है विपक्ष या फिर कांग्रेस पार्टी? देखिए, 2019 के चुनाव की तैयारी नहीं, कांग्रेस पार्टी सहन ही नहीं कर सकती कि देश की सत्ता पर कोई और बैठे। सत्ता के बगैर कांग्रेस की स्थिति पानी के बगैर मछली जैसी होती है। पर आपको लगता है कर्नाटक चुनाव में इस दुष्ट प्रचार का इंपैक्ट पड़ेगा? कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, जनता सब जानती है। इसीलिए आपने ट्वीट करा, राहुल गांधी ने जो गलत बयानी करी SC/ST एक्ट को लेकर, इसलिए किया कि भाई सार्वजनिक 8 शब्दों का इस्तेमाल करा, सार्वजनिक जीवन पर नहीं, 8 शब्दों का इस्तेमाल करने जैसी ही घटना थी। सार्वजनिक जीवन में किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष ऐसा कैसे झूठ बोल सकते हैं कि SC/ST एक्ट हमने रद्द कर दिया है? कहां रद्द किया है? वो लोकसभा के सदस्य है, रद्द करना है तो लोकसभा में आएगा। मुझे मालूम नहीं वो एजेंडा भी पढ़ते या नहीं पढ़ते। ऐसा कैसे स्टेटमेंट कर सकता है कोई? इसे देखकर आपको क्या लगता है, एजेंडा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? मालूम नहीं भैया, मैंने इतना कहा कि ये झूठ है और ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये एक फैलाने की कोशिश है कि दलित बीजेपी से नाराज हैं? बार बार ये बताने की कोशिश है कि दलित बीजेपी से नाराज हैं क्योंकि चुनाव है। देखिए, देश में सबसे ज्यादा रिजर्व MLA भारतीय जनता पार्टी जीती है और सबसे ज्यादा रिजर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी जीती। एक ख्याली पुलाव जितने पकाने वो पका ले। हमारा जमीन पर दलित समाज से संपर्क है। दलितों के कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत सारी चीजें करी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब नरेंद्र मोदी सरकार 3.5 करोड़ महिलाओं को गैस का चूल्हा देती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा दलितों को होता है, पिछड़ों को होता है, ट्राइबल को होता है। जब हम शौचालय बनाने की बात करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा दलितों को होता है। जिसके घर में बिजली नहीं है उसके घर में बिजली पहुंचाने की बात करते हैं तो सबसे पहला नंबर दलित का लगता है। और जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से स्टैंड अप योजना का डिक्लेरेशन करते हैं और देश की 1.25 लाख नेशनलाइज बैंकों की ब्रांच को वो कहते हैं कि भैया आप स्वयं सामने से जाओ, दलित बच्चे को ढूंढकर उसको स्वरोजगारी के लिए लोन दो, उसकी मदद करो। आज तक कांग्रेस ने कभी नहीं किया। आंबेडकर जी की दुहाई देने वाली कांग्रेस ने हमेशा आंबेडकर को अपमानित करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह पे उनका स्मारक बनाने का काम किया। कांग्रेस थी तब तक उनको भारत रत्न नहीं मिला। कांग्रेस थी तब तक उनको संसद की सेंट्रल हॉल में आंबेडकर जी को स्थान नहीं मिला था। हमने इनके सम्मान में एक विशेष सत्र भी बुलाया
उनको श्रद्धांजलि दी, इनकी याद में एक सिक्का भी बाहर निकाला, और इंग्लैंड में भी जहां रहकर अंबेडकर जी की पढ़ाई लिखाई हुई थी वो जगह को भी स्मारक में तब्दील करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मैं क्योंकि अमित शाह जी आपकी नजर जो है वो छोटे से लेकर बड़े विषयों पर रहती है, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर हरियाणा, दलितों को लामबंद करने का जो प्रयास हुआ, क्या इसमें आप एक कॉन्स्पिरेसी देखते हैं, एक साजिश देखते हैं? साजिश होगी या नहीं होगी मुझे मालूम नहीं जी, मगर मैं इतना निश्चित कहना चाहता हूं कि विपक्ष दलित समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है जो विफल होने वाला है। क्योंकि एक जो बीच में खुलासा हुआ था उसमें कैम्ब्रिज एनालिटिका इसी तरह की सलाह दे रही थी और उसके बाद हमने ये सब कुछ देखा। दैट इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड। देखिए, कैम्ब्रिज एनालिटिका के बाहर आने के बाद आप देश में जितने जाति के आंदोलन हुए हैं, इसको अगर एक कागज पर रख कर देखते हो तो इतना तो जरूर आता है, कोई सामान्य घटना नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूं, भगवा आतंकवाद की तरफ आता हूं। भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी कांग्रेस सरकार ने परोसी इस मुल्क को, और 2013 में गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बोला हिंदू आतंकवाद है और बीजेपी और आरएसएस इस तरह के कैंप चला रही है। एक नहीं, 3 गृह मंत्री बोले जी, 2010 में बोले, 2013 में चिदम्बरम भी बोले, राहुल गांधी भी बोले, मणिशंकर अय्यर भी बोले, बड़ी लंबी सीरीज है। मैं तो उस आधिकारिक बयान की बात कर रहा हूं जो कांग्रेस अधिवेशन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने दिया गया था, लेकिन उस भगवा थ्योरी को नकार दिया गया है। मक्का मस्जिद मामले में वो पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। क्या आप कहना चाहते हैं उसके ऊपर? मैंने तो बहुत स्पष्ट देश के सामने मेरे विचार रखे हैं। हिंदू संस्कृति को, हिंदू धर्म को आतंकवाद के साथ जोड़कर कांग्रेस ने एक जघन्य पाप किया है और कांग्रेस अध्यक्ष ने देश की माफी मांगनी चाहिए। जो संस्कृति, जो धर्म, जो देश दुनिया भर के अंदर शांति का संदेश लेकर गया, जगत कल्याण की भावना लेकर गया, वसुदेव कुटुंबकम की भावना लेकर गया, कभी हिंदुस्तान की सेनाएं दूसरे देश में नहीं गई है। सत्ता की भूख कभी हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं रही है। वो संस्कृति को उन्होंने आतंकवादी संस्कृति कहकर इस संस्कृति का घोर अपमान किया है। और न केवल भारत, दुनिया भर में हिंदू संस्कृति के प्रति सम्मान रखने वाले हिंदू और जो हिंदू नहीं है ऐसे सारों लोगों को इससे दुख हुआ है। और राहुल गांधी जी ने तत्काल देश की माफी मांगनी चाहिए कि ये हमारी गलती थी। क्या आपको लगता है कि बीजेपी भगवा आतंकवाद को, हिंदू आतंकवाद को पॉलिटिकल मुद्दा बनाएगी? नहीं, जरूर बनना चाहिए भी। ऐसी इरिस्पॉन्सिबल सरकार चलाते हो आप जो निर्दोष लोगों को फंसाती है। अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये लोग निर्दोष है तो मक्का मस्जिद ब्लास्ट किसने किया? क्यों छोड़ दिया गया उन लोगों को? कौन थे वो जिन्होंने ब्लास्ट किया था? राजनीति करने के लिए आतंकवाद की घटना का कभी उपयोग करते हैं क्या? राजनीति के स्तर को इतना नीचा नहीं ले जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने पॉलिटिकल डिस्कोर्स को डाउन करा इससे, और अब कांग्रेस पार्टी अनऑफिशियली इस बात को कहती है कि माया कोडनानी, असीमानंद, कर्नल पुरोहित समेत ज्यादातर लोग इसलिए छूट गए हैं क्योंकि अब बीजेपी का शासन है? इसका मतलब यह माना जाए कि जब बीजेपी का शासन जाएगा तब ये दोबारा पकड़े जाएंगे, तब ये जांच दोबारा खुलेगी? नहीं तो कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है कि गुलाम नबी आजाद, राहुल जी और चिदम्बरम साहब को जज बना दें? जज तो जो है वही है, जुडिशियल प्रोसेस से छूटे हैं वही। क्यों इनके छूटने के ऊपर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं? सवाल खड़े करना मैंने तो देखा नहीं, कहीं आपके कान में कहकर गए हो तो मालूम नहीं है मुझे। सार्वजनिक रूप से कोई नहीं बोले हैं। क्या आपको लगता है कि जिन्होंने भगवा आतंकवाद की थ्योरी बनाई, एज अ बीजेपी प्रेसिडेंट, आपको नहीं लगता इनकी जांच होनी चाहिए कि क्यों हुआ ये सब कुछ? देखिए, जिनकी प्रताड़ना हुई है और वो सब लोग अपना लीगल एडवाइस लेकर आगे बढ़ेंगे, मगर मैं इतना जरूर मानता हूं कि इस मुद्दे पर कांग्रेस ने देश से माफी मांगनी चाहिए। जी, मैं जुडिशरी के मुद्दे के ऊपर आता हूं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। क्या आपको लगता है कि जज लोया के डिसीजन के बाद आपको टारगेट करते हुए उसके बाद हमने देखा एक जुडिशरी के ऊपर सवाल खड़ा करा गया, इसमें भी एक प्रोपेगेंडा था, एक पीआईएल होती है? कांग्रेस की आदत इंदिरा जी के जमाने से कमिटेड जुडिशरी की रही है जी। आमतौर पर जब देश की सर्वोच्च अदालत फैसले देती है
इस पर टीका टिप्पणियां कोई नहीं करता है, मगर इन्होंने मर्यादा तोड़ी है, मैं इसको ठीक नहीं मानता। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के पास नंबर्स नहीं थे फिर भी वो इंपीचमेंट लाई? चलिए, मैंने जो कहना था वो कह दिया, मैं ये प्रक्रिया को ठीक नहीं मानता। जी, मैं क्योंकि आपको बार बार टारगेट किया जाता है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, शराबुद्दीन से लेकर इशरत जहां और ये जज लोया, क्या कहना चाहते हैं? अमित शाह को इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि 2019 में मोदी और शाह की जोड़ी पर अगर ये कहीं विराम लगा पाएंगे, कॉन्फिडेंस तोड़ पाएंगे, तो इनके लिए पॉलिटिकली टारगेट बेहतर होगा। टारगेट क्यों किया जाता है वो टारगेट करने वालों को आप पूछिए। जी, जहां जहां तक डिमोरलाइज होने का सवाल है, मेरा हौसला और मजबूत होता है, मेरा इरादा और मजबूत होता है, इससे मेरा डिमोरलाइज होने का कोई सवाल ही नहीं। क्यों अमित शाह को टारगेट किया जाता है? वो मैंने कहा ना, टारगेट जो कर रहे हैं उनको पूछिए, कभी आपके सामने आ जाए तो। जी, मैं क्या आपको लगता है कि ये राजनीतिक अखाड़े की लड़ाई हार रहे हैं इसलिए ये सब कुछ कोर्ट में कर रहे हैं या फिर कारण कुछ और है? मैंने कहा ये आप उनको पूछिए जो कर रहे हैं भैया, आपका एड्रेस गलत है सवाल का। जी, मैं बढ़ता हूं आगे और अब बात कर लेता हूं, पिछले कुछ दिनों में एक बहुत संवेदनशील मामला घटा कठुआ और उन्नाव, उस पर एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है इस देश के लिए, इस देश की महिलाएं देख रही होंगी। बतौर बीजेपी प्रेसिडेंट क्या आपको लगता है आपका हर विषय पर बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन रहता है, लेकिन यहां पर बीजेपी की सरकारों से कहीं देरी हुई, फैसले लिए गए लेकिन देरी से लिए जरा भी देरी नहीं हुई है। मैं आपको बताता हूं, जिस दिन ये मामला उठा मीडिया में, बहुत पुरानी घटना है, अचानक उठा, उठने के दिन ही योगी जी ने, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने एडिशनल डीजी कक्षा के एक व्यक्ति का एसआईटी बनाया था। इसने 1.5 दिन लगाया। एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट आते ही रात को ही योगी जी ने इसको सीबीआई को देने का काम कर दिया जी, और दूसरे दिन सीबीआई ने उनको अरेस्ट कर दिया। मुझे नहीं लगता इसमें देरी हुई जी। लेकिन कठुआ में एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी आई है, वो कह रही है कि जो स्टेट पुलिस ने एलिगेशंस लगाए हैं वो गलत हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर मैं इसलिए कुछ कहना नहीं चाहता कि अभी न्यायिक प्रक्रिया चल रही है और इस पर मेरा बोलना उचित नहीं है, मगर मैं इतना जरूर मानता हूं कि न्यायिक प्रक्रिया दोनों ओर से लोग कोर्ट में गए, इसका सबने इंतजार करना चाहिए। पर क्या आपको लगता है परसेप्शन के अंदर इस पे थोड़ा बीजेपी को हार्म हुआ है, नुकसान हुआ है? फैसला आएगा तब काफी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। जी, मैं बढ़ता हूं आगे और अब क्योंकि विपक्ष पूरा लामबंद हो रहा है, 2019 में एक बार फिर मोदी वर्सेस ऑल की तैयारी हो रही है, क्या आपको लगता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी 2014 में एक बिल्कुल फ्रेश फेस थे, उनके साथ सरकार पिछले 4 साल की 5 साल की सरकार नहीं थी, लेकिन इस बार आपकी लड़ाई सबसे है, मोदी वर्सेस ऑल है, क्या कहना चाहते हैं? मोदी वर्सेस ऑल मतलब क्या है? मतलब पूरा विपक्ष लामबंद एक तरफ। लास्ट टाइम कहां थे सारे उस तरफ थे, लेकिन इस बार जरा बताओ ना भैया, लास्ट टाइम सारे लोग कहां थे? लास्ट टाइम एसपी बीएसपी इकट्ठे नहीं थे, ये मेरा कहने अभी का कहां हुए हैं? और होंगे तो होंगे, हम लड़ेंगे। लास्ट टाइम भी सारे लोग सामने थे। क्या बताओ, क्योंकि अब चुनाव में 10 महीने बचे हैं लगभग, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं बतौर बीजेपी प्रेसिडेंट कि 2014 से बड़ा मैंडेट बीजेपी लेकर आएगी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे 11 करोड़ कार्यकर्ता एकदम तैयार है चुनाव के लिए, हमारे साथी दल के कार्यकर्ता भी तैयार है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से बड़े मैंडेट के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। कमंडल के दौर में हमने देखा माया और मुलायम सिंह यादव साथ में आए और एक नारा चला कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये एक नारा उस समय पर चला था। और इस समय गोरखपुर और फूलपुर में जो बीजेपी की एक हार हुई, उसके बाद यही एक आकलन किया जा रहा है कि अब सब जब इकट्ठे हो जाएंगे तो बीजेपी का प्रदर्शन वैसा तो नहीं रहेगा जैसे 2014 में उत्तर प्रदेश में हो पाया था। चलिए भाई, सब लोग अपना अपना आकलन लगाए। आप लोगों को वैसे भी बीजेपी को आकलन में जिताने में बहुत तकलीफ होती है, मैदान में हम सरलता से हमेशा जीतते हैं। पर थोड़ा ही परेशान है आप इस गठबंधन से? परेशान है जी। मैं बढ़ता हूं आगे, क्या आपको लगता है कि एनडीए बतौर गठबंधन थोड़ा कमजोर हुआ है टीडीपी के जाने से? शिवसेना भी कुछ कुछ बोल देती है बीच बीच में। देखिए, जहां तक टीडीपी का सवाल है, टीडीपी निश्चित रूप से हमसे अलग हुई है जी, मगर 2014 के बाद हमारे पास 14 नई पार्टियां ऐड हुई हैं। आप थोड़ा स्टडी करो। मैं बताता हूं आपको। त्रिपुरा में
नई पार्टी ऐड हुई है, नॉर्थ ईस्ट में 6 नई पार्टी ऐड हुई, यूपी में 2 नई पार्टियां ऐड हुई है। ये हमारा गठबंधन और मजबूत हुआ है और नीतीश कुमार जी भी ऐड हुए हैं। क्या आप नए साथी अभी और तलाशेंगे? नहीं, जरूरत पड़ेगी तो जरूर हमारे दरवाजे खुले हैं। एक सवाल जो कि मेरे जहन में है, गोरखपुर की और फूलपुर की हार से अमित शाह ने क्या सीखा है? कुछ सीखा है? मैं आपको सार्वजनिक रूप से बताना नहीं चाहता, मगर इतना बताना चाहता हूं, गोरखपुर और फूलपुर के मतदाताओं ने सरकार बनाने के लिए वोट नहीं डाला है। एक उपचुनाव था जिससे सरकार में परिवर्तन नहीं आना था। जब मतदाता सरकार बनाने के लिए वोट डालता है तो खूब सोच समझकर वोट डालता है। क्योंकि हम परसेप्शन की बात कर रहे हैं, विजय माल्या और नीरव मोदी, क्या आपको लगता है इनको वापस अगर बीजेपी लेकर आएगी तो एक परसेप्शन में बड़ा सुधार होगा? देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है, आपकी चैनल ना तय कर सकती है ना मैं तय करता, उसमें खामखा क्यों समय बिगाड़ रहे हैं आप? जी, ये कानूनी प्रक्रिया है। बिल्कुल आखिरी दौर है और आखिरी दौर में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिन्ना को लेकर जो सियासत हो रही है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? सियासत कोई नहीं हो रही है। देखिए, जिन्ना के बारे में मैंने आज इनका बयान पढ़ा, मणिशंकर, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। कायदे आजम कहा गया। ठीक है, कायदे आजम कहने से भी काफी कुछ आगे कह दिए हैं वो, जिनके कारण देश का विभाजन हुआ, देश कई टुकड़ों में बंट गया। इसको हिंदुस्तान की जनता कैसे स्वीकार कर सकती, कैसे सम्मान दे सकती, मेरी तो समझ में कम से कम नहीं आता है। जी बिल्कुल, आखिरी सवाल है मेरा। अमित शाह जी, कर्नाटक चुनाव इस समय आपकी, कर्नाटक चुनाव चल रहा है, आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव होंगे। क्या आपको लगता है कि 15 साल की सरकारों को दोबारा लेके आना पाना बहुत मुश्किल होगा? 10 साल की सरकार होगी तब भी एंटी इनकम्बेंसी होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो 15 साल की हो गई, अब 15 साल की 20 की भी हो जाएगी। 15 साल पहले सुन लो, 4 साल सुन लो भैया, बोल मत करो जी। नरेंद्र मोदी सरकार जिस तरह से 5 साल चली है, इसने भारतीय जनता पार्टी की एज को बहुत बढ़ाया है। हम लगभग 22 करोड़ परिवारों के घर में सीधा पहुंचे हैं। किसी को गैस दिया है, किसी को शौचालय दिया है, किसी को बैंक अकाउंट दिया है, किसी के बच्चों का टीकाकरण किया है, किसी को घर में बिजली पहुंचाई है, किसी को मुद्रा बैंक की लोन दी है, किसी को सुरक्षा प्रदान की है, किसी को बीमा से सुरक्षित करने का काम किया है। देश भर के सारे किसानों को हम उनकी लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने जा रहे हैं। आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने हिम्मत नहीं करी है। और देश के 10 करोड़ परिवार, 10 करोड़ परिवार का मतलब होता है 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा मेडिकल का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाने जा रही है। मैं मानता हूं एक क्रांतिकारी कदम है। देश के 50 करोड़ लोग ऐसे थे जिन तक आजादी का फायदा नहीं पहुंचा था। नरेंद्र मोदी चूंकि स्वयं गरीबी से उठकर इतने ऊपर आए हैं, उनको गरीब का दर्द मालूम है, दलित का दर्द मालूम है, पिछड़े का दर्द मालूम है, ट्राइबल का दर्द मालूम है। इसलिए सारी योजनाओं को इसका ताना बाना बुनकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए एक भगीरथ सफल प्रयास नरेंद्र मोदी ने किया है और इसकी एक बहुत बड़ी गुडविल हुई है। एंटी इनकम्बेंसी की क्या बात कर रहे हो देवगन जी, बहुत बड़ी गुडविल हुई है जो भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव जिताने में मदद करती है। तो आप कह रहे हैं कि 15 साल और 4 साल नरेंद्र मोदी की सरकार के पॉजिटिव होंगे आपके लिए? निश्चित पॉजिटिव होंगे और कर्नाटक के चुनाव में भी इसका बहुत बड़ा असर है। 2 ही मुद्दों पर चुनाव कर्नाटक का चल रहा है। एक तो सिद्धरामैया की विफल सरकार जी, हर मोर्चे पर विफल सरकार, और नरेंद्र मोदी सरकार ने कर्नाटक की जनता के लिए 3 लाख करोड़ से ज्यादा ग्रांट्स और योजनाएं देकर कर्नाटक के विकास को ऊपर उठाने का जो प्रयास किया है, 2 मुद्दे हमारे बहुत पॉजिटिव हैं। इसके आधार पर हम चुनाव के मैदान में हैं और पूर्ण बहुमत के साथ हम जीते। कर्नाटक का चुनाव देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? कर्नाटक का नतीजा देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? हर चुनाव देश के लिए इंपॉर्टेंट है, न केवल कर्नाटक, क्योंकि मैं मानता हूं कि सिद्धरामैया सरकार निकम्मी सरकार है। इतने बड़े राज्य में ऐसी निकम्मी सरकार नहीं रखनी चाहिए। कर्नाटक की जनता ने फैसला कर लिया है इसको उखाड़ फेंकने का। येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तो आप कह रहे हैं जो प्रधान
वो कर्नाटक को बहुत आगे ले जाए। आप कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने आज बोला पीपीपी, यानी कांग्रेस अब पुडुचेरी, पंजाब और अब परिवार की हो जाएगी, यही होने जा रहा है इन नतीजों के बाद। पंजाब में वैसे भी वो तो राजा की सरकार है, उनकी कहां है भाई, तो पीपी ही बचता है, पीपी बचता है। तो पंजाब को आप कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी बड़े हृदय के, इसलिए तीसरा पी जोड़ दिया है पंजाब में। आप 2 पी देने को तैयार है, परिवार और पुडुचेरी। परिवार और पुडुचेरी। राजा की तो सरकार अपनी राजा की सरकार है, पर है तो कांग्रेस की नहीं होती है जी, वहां कुछ नहीं होता कांग्रेस। चलिए अमित शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया जी, धन्यवाद। और बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आपको आपके चुनाव के लिए। तो ये थी अमित शाह जी से हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत, खास बातचीत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क। नमस्कार।